नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, एक घोषणा हुई है और ये घोषणा बड़ी दिलचस्प है। इसमें बताया जा रहा है कि मॉस्को से लेकर के मुंबई तक एक ट्रेन का रूट तैयार किया जाएगा और ये कहां-कहां से होकर के गुजरेगी। मॉस्को से तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और उसके बाद मुंबई तक जाएगी। अब इसमें बाकी चीज़ तो ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक हैं। तुर्कमेनिस्तान, पुतिन साहब कर लेंगे। लेकिन ये जो पाकिस्तान का हिस्सा है, ये तैयार कैसे होगा? और क्योंकि वो तो टेढ़ी ही दुम है, वो भारत के लिए रूट देगा, इस बात की संभावना ज़रा न्यूनतम है। देने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम है। तो ये कैसे संभव होगा? नंबर 2, आपको याद होगा G20 शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को। उसमें जो डिक्लेरेशन थे, नई दिल्ली डिक्लेरेशन जिसको बोला गया, उसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको आईमेक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन उस डिक्लेरेशन के बाद क्या हुआ? 7 अक्टूबर 2023 को त्योहार के दिन हमास ने करीब 5,000 रॉकेट इजराइल पर दाग दिए और पैराग्लाइडर से और तमाम रास्तों से उस पर अटैक कर दिया। करीब 1200 लोगों की जान ले ली और तब ये माना गया कि ये ईरान का खेल है, ये आईमेक को पटरी से उतार देने के लिए। तो ये अगर एक घोषणा हुई है कि मॉस्को से मुंबई तक की एक ट्रेन रूट जो है वो तैयार होगा, तो इसके बाद तो क्या ही नहीं करेंगे ये लोग। तो किस तरह की तैयारियां मॉस्को से लेकर के नई दिल्ली को करने की जरूरत है और किस तरह से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि जब ये रेल का रूट बनेगा तो इसके साथ साथ फिर तेल का पाइपलाइन भी बनेगा, गैस सप्लाई का भी बनेगा और तमाम दूसरी चीजों पर विकल्पों विकल्पों पर इस समय भारत चौतरफा इस समय प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो हॉर्मुज स्ट्रेट में हुआ है, ये स्थितियां परिस्थितियां दोबारा ना हो। 145 करोड़ की जनसंख्या है, हमारी जो ऊर्जा जरूरतें हैं, हमें उनका भी तो देखना है कि आगे को किसी भी तरह की कोई इस तरह की चीजें उत्पन्न ना हो। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही जाने पहचाने चेहरे, जिनको विशेषज्ञता हासिल है। पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, लेकिन हम जानते बहुत पहले से हैं। तो हम स्वागत कर लेते हैं मेजर समरपाल सिंह तूर साहब का। तूर साहब, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन आपका। नमस्कार। सर जय हिंद, नमस्कार सर, और सभी जय हिंद। दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो रूट की घोषणा हुई है, ये जमीन पर उतरने के चांस कितने हैं? सर, होने से तो होगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुमकिन नहीं है। मैं ये जरूर बोलूंगा आपके सवाल का जवाब को लेके कि होने से तो होगा। क्योंकि देखिए सर, अभी आज की तारीख में जो युद्ध छिड़ा हुआ है ईरान को लेके, सेम स्थिति थी जब इराक और ईरान का युद्ध शुरू हुआ था 1980 में। तो 1980 से लेकर 1988 तक ये जो 8-9 साल का ये जो युद्ध चला ईरान और इराक, तो ये ही मतलब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इससे इफेक्ट हुआ था। इसी दौरान ईरान ने अमरीकी
जो शिपिंग इंडस्ट्री थी, ऑयल टैंकर्स, उनको भी यहां पे रोका था और इराक ने भी रोका था अपनी तरफ से। और उस टाइम इराक के रिश्ते अमेरिका के साथ काफी हद तक अच्छे थे और ईरान के खराब हो चुके थे, क्योंकि 1979 में आयतुल्ला खोमेनी आ चुके थे पावर में और शाह ऑफ ईरान को इन्होंने बर्खास्त कर दिया था। तो एक चीज तो सर हमें बहुत ध्यान से देखना है कि अगर इतिहास देखें, सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है खाड़ी देशों के बीच जिसे हमेशा ईरान को लेके तकलीफ रही है। और ये तब से रही है जब से शाह ऑफ ईरान रेजा पहलवी वहां पे राज कर रहे थे, तब से ही इन्हें प्रॉब्लम आई हुई है। और सऊदी अरब ने ठान लिया था कि जितनी भी अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री है वो सऊदी अरेबिया में आके सेटल हो जाए। तो सऊदी अरब अपना तेल तो दे ही रहा था, ऊपर से इन्हीं कंपनियों को सऊदी अरब आगे करता था और बोलता था कि आप ईरान से नेगोशिएट करके उनसे भी तेल हमारे पास लेके आओ। तो जो सऊदी अरब में रिफाइनरीज थी वो ये कच्चे तेल को रिफाइन करके फिर अमेरिकन शिप्स जो ईरान के पास जाती थी कि हम अमेरिकन आपसे डायरेक्ट तेल ले रहे हैं, वो ये तेल लाके डंप करती थी सऊदी अरब में। इनकी रिफाइनरीज में ये प्रोसेस होके फिनिश्ड एफओएल, फ्यूल ऑयल और लुब्रिकेंट के फॉर्म में ये शिप्स के नाम चेंज कर दिए जाते थे और फिर ये वर्ल्ड मार्केट, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में ये डबल ट्रिपल दाम पे बेचा जाता था तेल। और इसमें सऊदी अरब 400 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा था और सारी अमेरिकी कंपनियां भी इतना, मतलब डबल ट्रिपल 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट्स कमा रही थी। और नौबत ये आ गई कि शाह ऑफ ईरान को जानबूझ के अपनी तेल की कीमतें बिल्कुल ही गिरानी पड़ी ताकि वो इनकी ये जो हरकत है इसको काउंटर कर सके, ताकि जो भी ग्राहक ने आना है ईरान के पास वो डायरेक्ट ही आए, ना कि सऊदी अरब कंपैरेटिवली सस्ते रेट पे रिफाइंड एफओएल को बेचे। तो एक तो ये पहलू था, दूसरा था सुन्नी और शिया का फर्क। और जब भी ये गल्फ कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज की मीटिंग होती थी गल्फ में, तो लिबिया एक ऐसा मुल्क था, शिया मुल्क, जिसमें मुअम्मर गद्दाफी बहुत ही बोल्ड इंसान थे और वो सऊदी अरब के जो किंग हैं, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, उनकी ओपन इंसल्ट करते थे बिकॉज ऑफ हिज आउटलुक टुवर्ड्स वेस्टर्न कंट्री, कि इन्होंने अमरीकियों को सऊदी धरती पे उतरने क्यों दिया जहां पे मक्का मदीना है। और मुअम्मर गद्दाफी क्रिटिसाइज वाज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ सऊदी अरेबिया कि इन्होंने मुसलमानों की सबसे पाक जगह को इंप्योर कर दिया है बाय शेकिंग हैंड्स विद द अमेरिकन्स। अब ये क्यों हुआ सर? आज की तारीख में भी अगर हम देखें, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आर्मी को क्यों लेके आया है किराए पे? क्योंकि सऊदी अरब में 90% पॉपुलेशन जो है दे आर रिच। जितने भी अरब की जो किंगडम की ब्लड लाइन है दे आर फिल्थी रिच। उनके बच्चे पड़पोते जो आज की पीढ़ियां है वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो जो शेख को एसी में बैठने की आदत लगी है, जो लग्जरी कार का कलेक्टर है, जिसको अलग अलग प्रकार के हथियार गोल्ड प्लेटिंग के साथ चाहिए, और जो प्राइवेट जेट को ओन करता हो और शौकिया तौर पे ये मतलब लाखों डॉलर लगाते हैं सिर्फ कैमल रेसिंग पे, तो ऐसे शौक वाले लोगों को ये युद्ध पे क्यों जाएंगे बिल्कुल। जब इनके पास सारी सहूलियतें बनी पड़ी है? पूरा लेबर, इंडिया का 90% लेबर सऊदी अरब में हिंदुस्तान से जाता था फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बाकी भी थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया के भी बहुत वहां पे लेबर है,
बट सबसे बड़ा शेयर इंडिया का होता था, आज भी है। बल्कि पाकिस्तानियों को तो वापस भेज रहे हैं। जैसे दुबई ने, यूएई ने वीजा कैंसिल कर दिए पाकिस्तानियों के, एक्सटेंशन ऑफ वीजा भी कैंसिल कर दिया, इनको वापस भेज दिया है। और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर वीजा लगेगा तो ही अलाउ होगे, वीजा ऑन अराइवल रद्द हो गया है पाकिस्तानियों के लिए। सऊदी अरब वैसे ही पाकिस्तानियों से तंग था, क्योंकि ये सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोल के भीख मांगने लगे। जब तफ्तीश की सऊदी अरब की सरकार ने वहां पे, तो पता चला कि 90% पाकिस्तानी है। फिर इनको हवाई जहाजों में बिठा के फ्री में पाकिस्तान भेजा कि आप प्लीज ये हरकतें यहां पे ना करें, क्योंकि चोरी चकारी, मॉरल कैरेक्टर का डिस्ट्रक्शन होना बहुत ज्यादा हो रहा था पाकिस्तानियों के द्वारा। तो ओवरऑल देखा जाए सर कि ये पूरी इक्वेशन जो अब बाब अल मंदेब, ठीक है सर, एक तो वो रूट हो गया गल्फ ऑफ एडन वाला, दूसरा रूट हो गया ट्रेड का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। अब ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। बाब अल मंदेब में क्यों है? जब से 7 अक्टूबर 2023 हमास ने हरकत की, वहां पे या हूतियों ने प्रॉब्लम करके रखी है, सोमालिया ने दिक्कत करके रखी है, ठीक है सर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है। अब लोग प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं। आई थिंक ये वॉर ऑफ द क्रूसेड्स है। जितने भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप वेस्ट की लगा लो, यूरोप की लगा लो, ये अंडर इन्वेजन है बाय दी गल्फ कंट्रीज। शुरुआत हुई थी सीरिया के सिविल वॉर की वजह से, जिसमें एक बहुत ही सैड एक सीन बहुत फेमस कर दिया गया था नरेटिव के मुताबिक। एक छोटा बच्चा जिसकी लाश समुद्र के तट पे, किनारे। हाँ, तट के किनारे थी, उसको एक फ्रंट पेज बना दिया था टाइम्स बिल्कुल। मैगजीन का। और ये ब्लेम किया सीरिया के सिविल वॉर को लेके कि ये नौबत आ गई है, तो लेट अस गेट देम इन यूरोप। अब जब यूरोप ने दरवाजे खोले तो सबको पता चल गया आज की तारीख में, इंक्लूडिंग ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन को तो मैं ब्रिटेन कहता ही नहीं, मैं तो कहता हूं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, आईआरजीबी। तो एक ईरान की आईआरजीसी है, एक यूरोप की आईआरजीबी जैसा मुल्क हो गया है ब्रिटेन, जिसको अपना ही वजूद गायब होते हुए उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ग्रूमिंग गैंग्स आ गई, कन्वर्जन होने लग गए मुस्लिम्स के, मतलब मुस्लिम इनटू मुस्लिम, किनके? औरतों के। और मुअम्मर गद्दाफी ने ये साफ साफ बोला था और हर बार कहता था कि मुसलमानों को तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप बस काफिरों की जो मल्टीप्लिकेशन वाली जो स्पीशीज है फीमेल, उसे टारगेट करो, उसके साथ शादी करो और बच्चे पैदा करो। एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली वो मुल्क की पॉपुलेशन माइनॉरिटी बन जाएगी विदाउट फायरिंग अ बुलेट। जी। तो आज की तारीख में यही हो रहा है, और पोलैंड ने इसको अच्छे से काउंटर किया है। इट हैज चेक्स एंड बैलेंसेस, मेजर्स। मतलब ऐसे नहीं कि जैसे स्पेन ने किया है। मतलब अगर स्पेन जानता है कि मोरक्को और उसका जो सदर्न मोस्ट बॉर्डर है वो ज्यादा फासला नहीं है, आप अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय करो। आप मतलब अपने पहले से ही तैयारी करके रखो। बट आपने ना, मतलब दे नेवर प्लान्ड एनीथिंग एंड नॉट एबल टू, मतलब इफ यू हैव फेल्ड टू प्लान मींस यू हैव प्लान्ड टू फेल। तो स्पेन ने कोई तैयारी की नहीं थी। 65,000 इमिग्रेंट, 65,000। मैं कहता हूं 6500 लोगों को भी संभाल लो, बहुत बड़ी बात है। ये 65,000 लोग मोरक्को से मिड एज, 15 साल की उम्र से लेके 35 साल के जो मिडिल एज मेन हैं, दे हैव एंटर्ड स्पेन। अब मारकाट चल रही है। और सबसे द सैडेस्ट सीन मैंने देखा बीबीसी पे, वो विजुअल्स दिखा रहे थे जिसमें इमिग्रेंट एक स्पेनिश सिटीजन को ही पीट रहे हैं, उससे चोरी कर रहे हैं, मगिंग कर रहे हैं उसकी,
और उसके बाजू से एक स्पेनिश बंदा उसे पास बाय करके जा रहा है और देख भी रहा है क्या चल रहा है, पर वो इंटरव्यू नहीं करता, वो अपना अपने राह जा रहा है। तो ये जो इतनी मटीरियलिस्टिक सोसाइटीज और जो घुलती मिलती नहीं है एक दूसरे से, उसको भी ये इमिग्रेंट्स अब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेनियंस को भी आपने इंक्लूड किया, तो यूक्रेनियंस ऑल्सो केम विद देयर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक वेपन की ब्लैक मार्केटिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो सर, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं ये बोलूंगा कि अब ये जो अलायंस शुरू किया है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, इट इज प्योरली अ सुन्नी अलायंस, सुन्नी नेशन का है। और सबसे फनी चीज पिछले 48 घंटे में यह है कि दुबई से एक एयरक्राफ्ट रेगुलरली 48 आवर्स में 3-4 बार ईरान जाके लैंड करके वहां पे 1-2 घंटे बाद वापस दुबई आ रहा है। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक तो सुन्नी कोलिशन के नाम पे ये 3 मुल्क तो हो गए, जी एक एक शिया कोलिशन के नाम पे क्या पता दुबई एक यूएई एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा हो टू काउंटर द वेट ऑफ सऊदी अरब, कि सऊदी अरब का पलड़ा भारी ना हो जाए पूरे खाड़ी मुल्कों में, तो यूएई क्या पता कोई प्लेटफॉर्म या पॉलिटिकल सॉल्यूशन दे रहा होगा इकट्ठा होने का फॉर जो शिया मुल्क है। जी जी एक ये पहलू हो गया सर। अब दूसरा पहलू, जो ये पूरा आपने प्रोजेक्ट बताया लिंक, ये इसकी जो रेलवे ट्रैक है, इट इज गोइंग वाया ईरान टू चाइना, इट इज एक्टिवेटेड, इट इज वर्किंग। रिसेंटली अभी अभी बॉम्बिंग की है इसी रेलवे ट्रैक की, ताकि चाइना कोई वेपन या कुछ बाय रेल लिंक भेज ना दे इनके पास ईरान को। तो ये लिंक इज एस्टैब्लिश टिल चाइना। अब इशू क्या है सर, चाइना इज अ हॉस्टाइल नेबर, पाकिस्तान इज ऑल्सो हॉस्टाइल नेबर। पर मुझे कुछ बातें याद है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट पुतिन को बोला दैट, है ना, पाकिस्तान वांट्स टू हैव गुड रिलेशन विद रशिया। हो सकता है कि प्रेसिडेंट पुतिन पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप में अकल डाले कि भाई तुम्हें एक्सप्लॉइट ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी खत्म है एंड यूएस इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, और चाइना के डेट ट्रैप में तो तुम बहुत पहले के फंस चुके हो। सो टू कम आउट ऑफ दिस, पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी भी दैट वाइज एलिमेंट कुछ बचा है, 0.5%, दे शुड अग्री टू रशिया। एंड जिस तरीके से ईरान से इंडिया एक पाइपलाइन आनी है वाया पाकिस्तान, साइमल्टेनियसली एक रेल ट्रैक भी वहीं से अक्रॉस पाकिस्तान इनटू इंडिया आ जाए, तो इट विल फर्स्ट काउंटर द सीपेक नरेटिव। अब मैं बता रहा हूं सर, इसके दुश्मन कौन होंगे प्रोजेक्ट के। जी एक होगा चाइना, वो फंडिंग करेगा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कि ये रेलवे ट्रैक को डिसरप्ट करता रहे, बिकॉज इट डज नॉट वांट एनीथिंग टू रीच इंडिया फर्स्ट आसानी से। तो एक तो ये, दूसरा, अमेरिकन्स विल नॉट लाइक इट वेर एवर रशिया इज इन्वॉल्व। तो अमेरिका भी ये नहीं होना, मतलब अमेरिका तो देखना ही नहीं चाहता कि एशिया में कोई तरक्की हो। सो दैट इज वन अंडरस्टूड रूल कि भाई यूएस कैनॉट टॉलरेट द सुपीरियोरिटी ऑफ एनी एशियन कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने साउथ अमेरिका का बेड़ा गर्क कर दिया है यूएसए ने थ्रू सीआईए। तो नाउ दे वांट टू इन्फ्लुएंस इंडिया। इन्होंने मैथ्यू वैन डाइक भी भेज के देख लिया, इन्होंने जॉन ब्राउन को भी भेज के देख लिया, इनके स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव्स ढाका में मारे गए,
ठीक है। बहुत सारे प्लॉट अनकवर हुए अगेंस्ट, मतलब दे वांटेड टू मेक अ क्रिश्चियन नेशन आउट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये सही। अमेरिका का प्लान था। तो मैथ्यू वैन डाइक ने जैसे तोते की तरह गाना गाया है जेल में, अब जाके पता चल रहा है कि ये जो फंडिंग फॉरेन से आ रही थी मिशनरीज के थ्रू, तो एफसीआरए की जरूरत पड़ गई कि भाई एफसीआरए लाओ, क्योंकि पैसा तो आ रहा है। अब पैसा लग का रहा है मुल्क में, उसका कोई ऑडिट ही नहीं है। और वो अब पता चला कि भाई साहब वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे वेस्टर्न यूनियन के थ्रू वेस्ट बंगाल में। वो पैसा विड्रॉ करके भाई साहब खरीद रहे थे चाइना के डीजीआई ड्रोन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, फिर हथियार। अब तो 3D प्रिंटेड हथियार भी मिले नॉर्थ ईस्ट में, तो वो सस्ते भी है और इफेक्टिव भी है। तो ये पूरा वेपन्स का नेटवर्क, एक तो ये पता चला, ऊपर से पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का कंटिंजेंट एक अलग नाम से म्यांमार में लड़ रहा है अगेंस्ट द मिलिट्री जनता। ठीक है सर। अब मिलिट्री जनता को सपोर्ट दे रहा है चाइना। वाई? जी। क्योंकि म्यांमार की मिलिट्री एलिमेंट ने चाइना की मिलिट्री को कोको आइलैंड्स में एक्सेस देके रखा है। कोको आइलैंड है 45 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, 45 किलोमीटर। तो लोग बहुत बड़ी बातें करते कि जी मलक्का स्ट्रेट हम ये कर लेंगे, हम ग्रेटर अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बट दे डोंट रियलाइज कि 45 किलोमीटर पे तो चाइना म्यांमार के नाम पे बैठा हुआ है वहां पे। इट इज ऑलरेडी डूइंग द सर्वे, इंटेलिजेंस। और इनकी जो किश्तियां आके रुकती हैं जब भी हमारा मिसाइल टेस्ट होना होता है, आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल में इनकी वो स्पाई शिप आके बैठ जाती है। और एक पिछले 6 महीने में इतनी बार नोटाम जारी हुआ, फेक नोटाम्स। मतलब चीन की ये स्पाई शिप्स पागल हो गई आगे पीछे जाते हुए कि भैया असली कब होना है। और बिल्कुल। वो तेल फूकी जा रहे हैं, मेंटल फटीग भी हो रहा है, सैटेलाइट्स भी कमिटेड है। कहते हैं यार ये तो हमारा बेवकूफ बनाई जा रहे हैं। 10 नोटम के बाद हम 1 या 2 टेस्ट करते थे, उसमें भी वो आ नहीं पाते थे, सोच के कि यार इस बार नहीं है, ऐसी बेवकूफ बना रहे हैं, तभी वी टू डू इट। तो सर मैं एक ही इसका विकल्प देखता हूं। एक है सीएसटीओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर सर रशिया ने ये बनाया था 2002 में। ओके। तो रशिया ने ये क्रिएट किया था सर। एंड इसके अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, बेलारूस और अर्मीनिया इसके पार्टनर है। तो ये जितनी भी कंट्रीज हैं यहां पे, जो आप लगा ले साउथ ईस्ट ऑफ रशिया, बेसिकली ये अफगानिस्तान वाला रीजन, इस रीजन में पीस बना रहे, इसलिए इन्होंने सीएसटीओ 2002 में बनाया नेटो के खिलाफ। कि अगर धीरे धीरे अमेरिका ने, अब तो ये तो यूक्रेन को ऑफर किया मेंबरशिप, वो कहते हैं व्हाट इफ दे ऑफर मेंबरशिप टू पाकिस्तान, कि पाकिस्तान तुम नेटो में शामिल हो जाओ। सो टू काउंटर दैट सिचुएशन सीएसटीओ रशिया ने 2002 में बनाई। अब सीन ये है सर कि लेट अस गो बैक इन द हिस्ट्री। तो 1979 में जब यूएसएसआर का इन्वेजन ऑफ काबुल हुआ, जी। तो 1979 के दौरान प्लान रशिया का यह था टू कट आउट अ सी लिंकिंग रूट फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स विच विल कनेक्ट इट विद एशिया डायरेक्टली, बाईपासिंग चाइना। और फिर वो होने नहीं दिया यूएसए ने, पाकिस्तान को वैसे ही डॉलर चाहिए थे। तो सीआईए, आईएसआई, मुजाहिदीन ने मिलके यूएसएसआर को खदेड़ दिया। आज की तारीख में जो तालिबान के साथ लड़ाई हुई है और पाकिस्तान ने
और आईएसआई ने नॉर्थ अफगानिस्तान में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की, अफगानिस्तान के बीच और ताजिकिस्तान के बीच, उनके बॉर्डर एरिया पे, जो कि बाद में ये सीएसटीओ के ट्रूप्स रशिया ने वहां डिप्लॉय किए और बोला कि पहले वेरीफाई करो कि क्या ये वाकई तालिबान कर रहा है। तालिबान ने भी कंफर्म किया, नहीं जी, ये ड्रोन अटैक्स हमारी तरफ से नहीं है। तालिबान जी का कोई लॉजिक ही नहीं है कि एक फ्रंट खुला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये नॉर्थ अफगानिस्तान में क्यों हरकत करेंगे। बाद में पता चला कि जो नॉर्दर्न अलायंस है वो अभी भी सीआईए और प्रो यूएसए है एंड एंटी तालिबान है। उसने वहां पे गड़बड़ करने की कोशिश की और अमरुल्ला साले इज द हेड ऑफ नॉर्दर्न अलायंस का ये अभी पूरा मूवमेंट। तो हिंदू कुश के ऊपर वाला इलाका नॉर्दर्न अलायंस के अंडर है अभी सर। तो उसे वार्निंग दी गई थ्रू रशियंस दैट डोंट गेट इन्वॉल्व, तुम एक कोने में फंसे हुए हो और हिंदू कुश से तुम आ नहीं सकते क्योंकि तालिबान बैठा है, कहते हैं वहीं पे तुम्हें रगड़ देंगे, इसलिए डोंट डू व्हाट सीआईए इज टेलिंग यू टू डू। तो नॉर्दर्न अलायंस बिल्कुल शांत होकर बैठ गया है कि भैया हम इसके बीच में पड़ेंगे नहीं, सिमिलर टू जैसे कुर्दों के साथ हुआ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, इंटरनली मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी प्रॉब्लम है। टर्की ने नॉर्थ ऑफ सीरिया के बड़े इलाके लेके रखे हैं, कुर्दिस्तान का जो इलाका है वो इन्होंने लेके रखा हुआ है, इनका सरेंडर भी कराया कुर्दों का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ये हम इमेजिन कर रहे कि ये रास्ता बन जाए रशिया से होते हुए, है ना, ईरान आते हुए, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट ब्लॉक, जो कि ना ही चाइना होने देगा इसको, क्योंकि सीपेक का इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट लगा है, तो चाइना दूसरी ऑप्शन क्यों उपलब्ध कराए इंडिया को, होने नहीं देगा। तो चाइना विल नॉट लेट इट हैपन। ऊपर से अमेरिका विल ऑल्सो इंटरफियर एंड नॉट लेट एनी रशियन इन्फ्लुएंस कम इनटू पाकिस्तान, क्योंकि एक बार पाकिस्तान का होल्ड निकल गया, इमरान खान को क्यों हटाया, ही वॉज प्रो रशिया। वो तो कहता चाइना के पास जाना ही नहीं, कहता इन्होंने तो कर्जे में दबा के रखा है, कहता रशिया के पास जाओ, रशिया से सामान खरीदो, इंडिपेंडेंट ट्रेड करो, अमेरिका भी अपनी साइड जाए, हम क्यों इनके डॉलर के चक्कर में जबरदस्ती ट्रेड करें। तो इमरान खान का ये जो इसे अरेस्ट कराया, ये भी एक न्यूज़पेपर ने अभी रिसेंटली लीक किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर, पर वो न्यूज़पेपर ने लीक किया कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूएसए एंड द अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान सिटिंग इन यूएसए, सीआईए, इन सब ने आसिफ मुनीर को कांटेक्ट किया, बिकॉज उन्हें पता था कि पाकिस्तान में कोई काम करवाना है तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कर सकती है, वो है फौज, विच हैज द रियल पावर। बाकी पॉलिटिकल जो ये महकमे है पाकिस्तान में, इनको पता है कि ये कर्जे से निकलने वाले नहीं है, इनका लिमिटेड टेन्योर है 3 या 4 साल का, वो भी तीसरे या चौथे साल में आर्मी ने खदेड़ देगी या जेल डाल देगी। तो पॉलिटिकल डायस्पोरा ने तो एक बिजनेस मॉडल बना दिया था कि 3 साल तक हो लूटो, और जो अगली सरकार आएगी वो लोन के लिए अप्लाई करेगी आईएमएफ से। तो अब आईएमएफ से लोन ले रहे हैं लोन चुकाने के लिए। अब सऊदी अरब का पैसा भी अटका हुआ है पाकिस्तान में, तो सऊदी अरब ने बोला भैया एक ही तरीका है पैसा वसूल करने का, इनकी फौज को लगा दो सदर्न सऊदी अरेबिया के बॉर्डर पे। जी जी। और वो इसलिए लगाया है कि कल की तारीख में अगर जीसीसी कंट्रीज लेड बाय सऊदी अरेबिया, अगर ये कोalition ने डिसाइड किया कि हम ग्राउंड ऑफेंसिव में जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की फौज को जबरदस्ती इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कम से कम 20 से 30 हजार ट्रूप्स उनके अभी सऊदी अरब में बैठे हैं, और एक फाइटर जेट का स्क्वाड्रन है JF-17 का, थंडर का, इनका एक स्क्वाड्रन वहां बैठा हुआ है फाइटर जेट्स का, हुतियों के खिलाफ। अब अगर सऊदी अरब कोई पहल करता है तो दिक्कत। अब सऊदी अरेबिया किसके अच्छी बुक्स में है, इजराइल की अच्छी बुक्स में,
अमेरिका की अच्छी बुक्स में। तो अगर सऊदी अरेबिया ने बोला भाई मैं जा रहा हूं लड़ने, तो पाकिस्तान विल बी ड्रैग्ड, बोला भैया मुझे भी लड़ाई में जाना पड़ेगा। अब अगर यूएसए कहता है भाई मैं लड़ाई में लड़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू गो विद अ ग्राउंड ऑफेंसिव, तो जायज सी बात है कि अमेरिका को अपनी एयर पावर को मेंटेन करने के लिए, शमशी एयरबेस है पाकिस्तान में, तो शमशी एयरबेस इज ईयरमार्क्ड फॉर अमेरिकन ड्रोन ऑपरेशंस एंड फाइटर जेट्स की लैंडिंग एंड रिफ्यूलिंग के लिए। अब अगर ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ तो दे हैव टू गो थ्रू बलूचिस्तान, ठीक है सर, जो पूरा बॉर्डर है ईरान के साथ जो सटा हुआ है। अब यहां पे अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए और एंटी शिया एलिमेंट का एक आतंकी गुट है जैश ए अदल। जैश ए अदल पाकिस्तान ने बना के ईरान के बॉर्डर पे रखा था, और ये वही आतंकी ग्रुप है जिसने कुलभूषण जाधव जी को वहां पे किडनैप किया ईरान के बॉर्डर पे, और पाकिस्तान के अंदर लेके आके फिर हैंड ओवर किया आईएसआई को पैसे के लिए। ओके, और ऑब्वियसली दिस वाज वन ऑफ द प्लान ऑफ आईएसआई, ये करो। तो जैश ए अदल हो गया यहां पे अफगानिस्तान का आईएसकेपी, इट इज फंडेड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट तालिबान, ठीक है सर। फिर एक है ज़ैनबियून ब्रिगेड और फतेम्यून डिवीजन, ये प्योरली पाकिस्तानी रेज्ड ग्रुप्स हैं जो कि ये मिडिल ईस्ट, ईरान, सीरिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है और इराक में भी एक्टिव है। इसको भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं एट द बॉर्डर अगेंस्ट द ईरानियंस, फतेम्यून ब्रिगेड और ज़ैनबियून डिवीजन। तो पाकिस्तान ने बड़े सालों से, उसने भी अपनी प्रॉक्सियां तैयार करके रखी है कि आईआरजीसी के पास 13 प्रॉक्सी है, तो पाकिस्तान भी अपनी 2-3 प्रॉक्सी तैयार करके रखेगा कि ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर ऑक्यूपाइड रहे अगर लड़ाई की नौबत आती है तो। सही है। तो सर इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स पजल। मैं तो यही कहता आ रहा हूं कि द नेक्स्ट यूक्रेन ऑफ एशिया विल बी पाकिस्तान। आप ये इतनी सारी किश्तियों में पैर डाल दिए हैं, आपका संतुलन कहां है? आप सही ईरान है। से भी आप ईरान से भी वार्तालाप कर रहे हैं, पर वो दिन दूर नहीं जब तेहरान से सेजिल, फतेह और खुर्रमशहर जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्लामाबाद के ऊपर आके गिरेंगी, तब ये रोएंगे कि ये जो इन्होंने जो सुन्नी नेटो अलायंस बनाया था इंडिया के खिलाफ, कहते वो तो ईरान ने भी उसे एज अ थ्रेट ले लिया है एंड इस्लामाबाद विल बी फेसिंग द ब्रंट। तो अब सऊदी अरेबिया टग ऑफ वॉर कर रहा है, यूएसए टग ऑफ वॉर कर रहा है, तो दोनों में से कोई भी गया युद्ध में ईरान के खिलाफ ऑन ग्राउंड, पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म है। अभी भी खत्म ही है, बट वैसे ही कुछ नहीं बचेगा इनके पास। फिर उल्टे इनके ताबूत ही आएंगे वहां से वापस। तो आप देखें, ईरान का दरवाजा बंद, अफगानिस्तान के खिलाफ दरवाजा बंद पाकिस्तान का, इंडिया के खिलाफ दरवाजे बंद इनके, तो और कोई रूट बचा ही नहीं है। और ये जानते हैं कि अगला जो ये ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं बनगंगा में, दैट इज सर क्रीक। वहां पे आइडियल लोकेशन, ये 96 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है सर। मैं कोट लखपत गया हूं, हाई टाइड में आपकी कमर तक पानी आता है, बट दलदल है, तो आप वहां पे कोई हैवी चीज ले जा ही नहीं सकते हो, और अगर आप गए तो आप फंस जाओगे, उल्टा रेस्क्यू करना पड़ेगा। बट ये आइडियल लोकेशन है एक दूसरे पे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन वॉरफेयर के लिए, ओके। क्योंकि बीच में कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, सिर्फ टारगेट है। तो पाकिस्तान ने जिस तरीके से, आप पैटर्न देखो, गोधरा राइट के बाद इनका एक पैटर्न बन गया था कि अक्षरधाम करवाया, फिर इशरत जहान वाला केस इनकाउंटर कराया इन्होंने, ये जैश ए मोहम्मद का,
They have been trying to get at our prime minister since he was a chief minister तब से। और अब ये जो बनगंगा में सर क्रीक में जो हरकत हो रही है, इनका क्लियर टारगेट है जामनगर की रिफाइनरी, गुजरात का टेक्सटाइल हब जो राजकोट में है, जो हमारा डायमंड हब है सूरत में वो है, पोरबंदर है, और अहमदाबाद और अंकलेश्वर का इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये हमारी सप्लाई चेन डिसरप्ट करेंगे। और आप डोंट बी सरप्राइज कि ये बॉम्बे तक अपने ड्रोन्स भेजने को तैयार होंगे। अभी इतने उतावले हैं ये, बिकॉज जिस तरीके से इनकी बेइज्जती हुई है ऑप सिंदूर में, ये सही है। उतावले हुए पड़े कि वापस कैसे जवाब दें। दे आर सो डेस्परेट। तो मैं वही बोल रहा हूं सर कि ये जो प्रोजेक्ट आप बोल रहे हो, होने से तो होगा, पर मुझे नहीं लग रहा कि इसे चाइना होने देगा, मुझे नहीं लगता इसे पाकिस्तान होने देगा, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इसे होने देगा। क्यों? क्योंकि रशिया इन्वॉल्व है। और अगर पाकिस्तान का वो हिस्सा भारत अपने पास ले ले जहां से ट्रेन आसानी से आ जाए, तो वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है। सर देखो, पीओजेके का जहां तक सवाल है, इंडिया तभी पहल करेगा जब वहां पे रेफरेंडम में बोला जाएगा कि, मतलब मैंने तो, एक शख्स है अमजद आयूब मिर्जा, मैंने उन्हें साफ साफ बोला, मैंने कहा जब तक जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी अपने एमओयू में ये स्पष्ट शब्दों में डिमांड नहीं रखेगी कि भाई इंडियन फोर्सेस हमें आके रेस्क्यू करो, हम आपका हिस्सा बनना चाहते हैं और आपको, हम अपने आप को आपके मुल्क का हिस्सा मानते हैं, तो मैंने कहा 72 घंटों में इंडियन आर्मी तैयार हो जाएगी एलओसी क्रॉस करके इन्हें लिबरेट करने के लिए। बट ऐसे सांपों का कोई भरोसा नहीं जो खुद ओपनली कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहिए। बिल्कुल। तो कल की तारीख में तो अगर गलती से हमने इस सांप को पाल लिया तो ये तो हमें ही डसेगा जैसे पाकिस्तान को डस रहा है अभी। और उसके बाद ये अब्दुल्ला फैमिली को अपने सर पे बिठाएंगे, ये वो जेकेएलएफ और हुर्रियत वालों को सर पे बिठाएंगे, ये मुफ्ती खानदान को सर पे बिठाएंगे, और फिर ये भी एक रेटोरिक शुरू हो जाएगा अलॉन्ग विद सोनम वांगचुक कि भाई ये ना एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगी और हमें ना पाकिस्तान से कुछ लेना देना है ना इंडिया से कुछ लेना देना है। सो देयर इज अ रीजन दैट इंडिया इज कीपिंग क्वाइट। ऊपर से ये वही लोग हैं रावला कोर्ट के जिन्होंने अपनी ही मर्जी से अपने ही बच्चों के हाथों में एके थमाई और इन्हें दौरा ए आम और दौरा ए खास की आतंकी ट्रेनिंग दिलवाई आईएसआई से। और 1989 से लेके अभी तक ये मेरे भारतीय निहत्थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मार रहे हैं आज तक। तो इनका कौन, मतलब कौन ऐसा मुल्क है जो इनकी बात सुनेगा या इनकी मदद पे आएगा? तो मैं यही कहता हूं कि जो हो रहा है एज पर डिजाइन हो रहा है, एज पर द विल ऑफ द गॉड्स। और अगर आना है सर तो अवाम अपने आप ही फैसला करके इट विल वॉक ओवर। जिस दिन रेफ्यूजीज आना शुरू हो गए, जैसे बांग्लादेश के टाइम हुआ था 1971 में कि लाखों में रेफ्यूजी आने लग गए, तो वैसे ही अगर पीओजेके की आवाम के लोग बहुत बड़ी तादाद में यहां क्रॉस ओवर करके आने लग गए तो इंडिया को मजबूरी में ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी यूएन को दैट इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट अर्जेंसी एंड कंसर्न। क्यों? क्योंकि इतने लाखों, लाखों तो नहीं मतलब हजारों की तादाद में इतने लोग आ रहे हैं। तो ईदर यू टेक एक्शन और इंडिया इज मूविंग इन टू लिबरेट देम। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या होगी? पाकिस्तान वही न्यूक्लियर वाला खिलौना लेके छल्ला बना के घूमता रहेगा आगे कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो इट इज इंटायरली अप टू द पीपल एंड द मैंडेट ऑफ
द पीपल ऑफ पीओजे के कि उन्हें उन्हें क्या चाहिए। और सर बिल्कुल मैं बता रहा हूं इसका कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं होने वाला। बलूचिस्तान में भी जो टॉप के लीडर थे सबके बैंक खातों में डॉलर भर दिए, सारे तितर बितर हो गए। दे हैव अ लीडरलेस मूवमेंट बलूचिस्तान। कोई एक व्यक्ति इंटरनेशनल स्टेज पे आता ही नहीं, सभी लगे हुए हैं अपने अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे। सर एक तरतीब होती है, आप एक फंडिंग का वर्टिकल रखो, आप एक मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस का वर्टिकल रखो, है ना। आप अपनी अलग अलग टीम्स को यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में एक्टिवेट करो। आपको मीडिया चैनल्स पे जाना चाहिए फ्रीक्वेंटली, एंड ऑल हैव टू यूनानिमसली डिक्लेयर कि भाई हमारा ये एक लीडर इन एग्जाइल ये है। यहां देखता हूं लाइन ही लगी हुई है सारी बलूचिस्तान के, कहते भाई मैं ही लीडर हूं, मैं सही लड़ाई है। लड़ रहा हूं। और दूसरे के बाद वो कहता नहीं वो तो ऐसे ही है, मैं हूं असली लीडर। तो सर ऐसे ब्लूप्रिंट नहीं बनते हैं मूवमेंट के, एक तरतीब बनती है। यू हैव टू सिलेक्ट अ यूनानिमस, एक फेस होता है, चेहरा होता है, जो कि पाकिस्तान ने कोशिश की थी इंडिया के खिलाफ बुरहान वानी के नाम से। और बुरहान वानी को जब टर्मिनेट किया तो भी इंश्योर्ड कि इनको इंटरनेट एक्सेस भी ना मिले, ना ही कोई ऐसा नरेटिव उभर के ऊपर आए। सर करने को तो बहुत बहुत इलेबोरेटेड सब्जेक्ट है ये, देयर इज नो एंड टू इट। हाँ बट प्रैक्टिकली चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान विल नॉट लेट एनीथिंग हैपन। और पाकिस्तान बहुत इसलिए बोल रहा हूं, जब तक आसिम मुनीर इज कॉलिंग द शॉट्स, आप भूल जाओ सर कि ये अपना दिमाग से सोचेंगे। ये सिर्फ अमेरिका के गुलाम बनेंगे, उनका आदेश लेंगे और उसके मुताबिक हरकत करने वाले हैं। एंड देयर विल बी अ रिफ्ट, एक टग ऑफ वॉर होगा चाइना और अमेरिका के बीच ओवर पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण तरीके के सुझाव देते हुए के, और खतरे भी बताते हुए कि कौन कौन सी ताकतें हैं जो इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतरने नहीं देंगे, और बाकायदा जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो भी, और जो हाल की पेचीदगियां हैं वो भी बताते हुए आपने लोगों को समझाया है। समर साहब, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, अच्छा लगा, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो आप जुड़ते रहेंगे ऐसी उम्मीद है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर आपकी राय बहुत मायने रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, जय हिंद सर, और दर्शकों को भी मेरी तरफ से जय हिंद। जय हिंद।